Northeast India. Direction is northeast, but it is central to the security, integrity and prosperity of India. इस एरिया का 90% जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, चाइना यहाँ पर है. दिस रीजन इज नोन फॉर माइटी ब्रह्मपुत्र, ऑयल, नेचुरल गैस एटसेट्रा रिजर्व्स एज वेल एज एथनिक राइवलरीज. इस वीडियो को हम कुछ ऐसे हमने डिवाइड किया. सबसे पहले जो अभी रिसेंट मणिपुर में आपने सिचुएशन देखी तो उस पर बात करेंगे. इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री में जाएंगे. मीन्स ये जो स्टेट्स आज आप देखते हैं बनी कैसे और क्या इनके हिस्ट्री में कुछ हुए फैसले आज की प्रॉब्लम्स का कारण है. फिर हम एक एक करके स्टेट को समझेंगे. मीन्स हम नागालैंड को लेंगे, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. हर एक स्टेट में जो इशू रहे, क्यों रहे, क्या हुआ, अभी क्या स्टेटस है, और लास्ट में इस दौरान हुए जितने भी अकॉर्ड्स हैं यानी कि समझौते हैं उन पर चर्चा करेंगे. तो शुरुआत करते हैं मणिपुर से. मणिपुर में जो रिसेंट आपने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स देखे उसको हम 3 कारणों में बांट सकते हैं. सबसे पहले एनक्रोचमेंट को हटाने की ड्राइव, यानी कि मणिपुर की जो राज्य सरकार है उसने जो इलीगल एनक्रोचमेंट जगह जगह हुए थे उनको हटाने के लिए ड्राइव स्टार्ट की. आप कहेंगे उसमें क्या दिक्कत है जी, राइट. दिक्कत एंगल लाते हैं जरा. यहां पर जो वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है जो जिसकी संख्या लगभग 30% है, तो उनका ये कहना था, मतलब कुछ ट्राइबल ग्रुप का, जैसे वन ऑफ द ग्रुप वाज ITLF, जो उनका कहना था कि दिस ड्राइव वाज फोकस्ड ऑन ट्राइबल्स, जबकि वहां की सरकार का कहना था कि जो ये कितनी सारी जो इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं, इसका इनमें से कितने सारे एनक्रोचर्स जो हैं वो हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग के ट्रेड से जुड़े हुए हैं. आपको पता होगा कि जो गोल्डन ट्रायंगल है, मैं अभी जरा दिखा दूं आपको. दिस इज गोल्डन ट्रायंगल जिसमें म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड, ये जो रीजन है इस गोल्डन ट्रायंगल हम कहते हैं ड्रग ट्रेड के लिए बदनाम है. इंडिया में जो ड्रग का इन्फ्लक्स होता है, हमारे सामने 2 मेजर चैलेंजेस हैं. एक तो ये वाला रीजन है और दूसरा यहां पर है गोल्डन क्रेसेंट. गोल्डन क्रेसेंट में कौन से देश आते हैं जरा कमेंट में आप बताइएगा. तो अब इस वाले रीजन से अगर यहां से इंडियन नॉर्थ ईस्ट से यहां पर अगर इन्फ्लक्स हो रहा है ड्रग्स का, तो आपको नहीं लगता है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट हैं, जो भारत को तोड़ने वाले ग्रुप्स, आतंकवादी समूह हैं, जो कितने सारे यहां पर भी वर्क करते हैं, तो इनकी कमाई का जरिया है ये ड्रग ट्रेड, कमाई का जरिया है. तो अगर इनको हराना है तो इनके कमाई के जरिए को हटाना होगा. तो ऐसे में अगर ये एनक्रोचमेंट्स का इस्तेमाल इस काम के लिए हो रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए. वो एक्शन हुआ. ये कहा गया कि कुछ समय तक मणिपुर जो है पहले एक एंट्री पॉइंट होता था कि भाई यहां से ड्रग सेल होकर इस तरफ जा रही है, लेकिन अब ये एरिया प्रोड्यूसर भी बन चुका है ड्रग ट्रेड का, राइट. अब ये जो मैंने यहां पर ट्राइबल की बात की, जरा इसके बैकग्राउंड को जरा कनेक्ट कीजिएगा. ये है मणिपुर. मणिपुर में जो इम्फाल वैली आप देख रहे हैं, तो यहां पर 70% अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं मणिपुर की, तो वो मेती है. और मेती जो है कंसेंट्रेटेड है इस रीजन में. बाकी जो 30% जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जैसे कुकी, चिन, नागा, दे आर कंसेंट्रेटेड इन, या यू कैन से डिस्पर्स्ड इन वेरियस हिल एरियाज, 30% के आसपास. जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, सिंस दे हैव दिस ST स्टेटस, दे कैन परचेज एंड सेल लैंड इन दिस एरिया एज वेल एज इन दिस एरिया. मेतीज का पिछले 10 सालों से ये खास मांग जो है उभर कर आई थी. मांग बहुत पुरानी है, बट 10 सालों से ये न्यूज में थी कि दे वर डिमांडिंग ST स्टेटस. अब इसके लिए केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था. मणिपुर की हाई कोर्ट ने इसी मांग पर एक सजेशन दिया कि राज्य की सरकार केंद्र के जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसको रिकमेंड करे कि जरा वो इस पर देखें कि मेतीज को अलग से ST स्टेटस मिलना चाहिए. अब वो यहां पर मणिपुर हाई कोर्ट का एक तरीके से सजेशन था. दैट वाज नॉट एन ऑर्डर बाय मणिपुर हाई कोर्ट टू डिक्लेयर मेतीज अंडर ST स्टेटस. अब आप कहेंगे ठीक है, ये तो बात समझ में आई, लेकिन अगर ST स्टेटस मिल जाए मेतीज को तो उससे क्या होगा. जो मेतीज 70% पॉपुलेशन और लार्जली कंसेंट्रेटेड इन 1/4 ऑफ द टेरिटरी ऑफ मणिपुर है, देन दे विल बी एबल टू बाय एंड सेल लैंड इन अदर एरियाज एज वेल. तो यानी कि फिर वो जो शेड्यूल्ड एरियाज यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के एरियाज हैं वहां पर भी वो लैंड को खरीद बेच सकते हैं.
ट्राइबल कम्युनिटीज का मानना है ये उनके अधिकारों के लिए नुकसानदायक होगा, और ये एक बड़ा कारण बन गया फिर फर्दर ये जो एस्केलेशन हमने देखा। तो यहाँ पर दो तरीके से हमने इंसिडेंट्स देखे वायलेंस के। पहला वाला तो ये एनक्रोचमेंट ड्राइव के वहां था, जब वैथो ये प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में ये एनक्रोचमेंट ड्राइव हटाई थी, एनक्रोचमेंट हटाए थे, तब यहाँ पर हमने कुछ देखे थे। आपको बता ITLF इंडिजिनस ट्राइबल लीडर फोरम इन्होंने बंद जारी किया था। खैर अभी तक ये डेवलपमेंट था। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए फिर फाइनली? देखिए अभी अगर ड्रग वाली प्रॉब्लम की बात करें तो जो किसान इस क्षेत्र में इसमें लगे हुए हैं तो उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड मुहैया हो तो जाहिर सी बात है उस तरफ वो चलेंगे। तो यानी कि अल्टरनेटिव अगर जो क्रॉप्स को वहाँ पर पुश किया जाए, प्लस गारंटी मिले या कुछ ऐसा मिले कि दैट गवर्नमेंट कैन परचेज और इंसेंटिव्स आर गिवन फॉर दैट क्रॉपिंग, तो यहाँ पर एक शिफ्ट देखा जा सकता है। इसके अलावा हम लार्जर पर्सपेक्टिव ऐसे समझ सकते हैं कि जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है और म्यांमार डोर है ऑफ आसियान, तो इंडिया, मैं इसको लार्जर पर्सपेक्टिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म गेन नहीं है, मतलब वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इमीडिएट भी हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हम लॉन्ग टर्म इस आधार पर नहीं बैठ सकते कि जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी इज़ वन इम्पोर्टेंट एंगल, और जिससे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट भाग है वो म्यांमार, देन थाईलैंड, देन लाओस, इन सब से मार्केट को कनेक्ट करते हुए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नॉर्थ ईस्ट बहुत तेज़ी से समृद्ध होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो अभी के इन इंसर्जेंसी या फिर अभी एथनिक वायलेंस के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको तो हैंडल करने के लिए हमें कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि PLI स्कीम है, जिससे कि इंसेंटिवाइज किया जा सके इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस क्षेत्र में अलग चीज़ों के लिए मिल सकें। जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था मणिपुर वाला, तो उसके बाद ये सॉलिडारिटी मार्च निकालने की बात की गई थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने 10 डिस्ट्रिक्ट में निकली थी, और उसके बाद फिर हमने ये वायलेंस को यहाँ पर बढ़ते हुए देखा था। तो ये सारी कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब मुद्दे पर चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सबसे पहले जाते हैं ब्रिटिश टाइम में। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर अगर ब्रिटिशर्स के एडवेंट से पहले देखें तो हमें यहाँ पर दो रूल्स दिखते हैं। तो यानी कि एक तो अहोम किंगडम और एक मणिपुर किंगडम, दो, अहोम और मणिपुर किंगडम। लेकिन उसके बाद फिर हम 19वीं सेंचुरी में ही देखते हैं कि जो बर्मीज किंगडम था वो इस एरिया को अपने अंदर ले लेता है, मतलब कंट्रोल यहाँ पर फिर बर्मा का हो जाता है। बर्मा इस रीजन में जहां पर आज आप म्यांमार देखते हैं। जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर होता है, जिसमें कि ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है, फाइनली ट्रीटी ऑफ यांगबो साइन होती है, और इस ट्रीटी के तहत ये जो एरिया है यानी कि अहोम किंगडम और जो मणिपुर वाला एरिया है, अब ये किसके अंडर आ जाता है? ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है। तो यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो इस ट्रीटी के बाद से इस एरिया पर अपना कंट्रोल रखता था। अब जब हम आज़ाद हुए तो हमने पूरी ये टेरिटरी ब्रिटिश इंडिया से ले ली, तो फिर ये पूरी की पूरी टेरिटरी पर एक इंडियन यूनियन स्थापित हुआ, राइट? अगर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करें तो, राइट? नाउ आज़ादी के बाद अब यहाँ पर अगर हम कैटेगराइजेशन करें कि एडमिनिस्ट्रेशन चल कैसे रहा था, तो ये पूरा एरिया आसाम था, जिसको ब्रिटिशर्स एज अ सेपरेट यूनिट कंट्रोल ही कर रहे थे। और जब और ये जो मणिपुर है और जो त्रिपुरा है, तो जब आज़ाद भी हो गए तो उस टाइम पर इन्होंने क्या करा कि इसको अलग से प्रिंसली स्टेट की तरह चला रहे थे। अब आप सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हो रहा है तो भाई प्रिंसली स्टेट की तरह तो रहेंगे नहीं, तो ऐसे में फिर इनको यूटी का दर्जा दे दिया गया था, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। किसको? मणिपुर को और त्रिपुरा को। अब यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि भले ही ये पूरा एरिया आपको ऐसे दिख रहा हो कि भाई ये भूटान हो गए, पूरा आसाम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स इस पूरे को एक्टिवली एडमिनिस्टर कर रहे थे। ब्रिटिशर्स के लिए ये एक फ्रंटियर मात्र था। ब्रिटिशर्स वर नॉट एक्सप्लिसिटली इंटरेस्टेड टू गवर्न दिस एरिया, फ्रंटियर। अब इन्होंने इस फ्रंटियर में भी फ्रंटियर बना दिया। कैसे? बाय इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ILP, यानी कि इनर लाइन परमिट पॉलिसी, जिसके तहत इन्होंने आई हैव अ मैप फॉर दैट, अभी मैप आगे आएगा, मैं बता दूं आपको कि इस एरिया को इन्होंने इसका अंदर एक फ्रंटियर मानकर चला। कहने का मतलब यह है कि एक्टिवली एंगेज नहीं हुए, और जो ऊपर वाले एरियाज हैं
जहां पर आप आज अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड ये देखते हैं, तो इस वाले एरिया को उन्होंने ट्राइबल्स पर ही छोड़ दिया कि आप इसको कैसे गवर्न करना चाहते हैं। अब अगर परमिशन नहीं है वहां पर जाने की विदाउट ब्रिटिश, यू कैन से ब्रिटिश जब तक अलाउ नहीं करेंगे, तो मुझे बताइए जब यहाँ पर बंगाल वॉज हॉटबेड ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो जब वहां से लोग इस तरफ मोबिलाइज हो रहे हैं नेशनल कॉन्शियसनेस के लिए, तो क्या वो कॉन्शियसनेस यहां पर पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज दिस वॉल ऑफ इनर लाइन परमिट वॉज वर्किंग अगेंस्ट दिस वेरी आइडिया। प्लस अगर उस पॉपुलेशन को कभी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपने एंगेज नहीं किया, तो एक तरीके से आपने तो उसको अलग थलग छोड़ दिया ना। तो यानी कि ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली दिस रीजन विल रिमेन डिस्टेंट फ्रॉम द मेनलैंड रीजन या मेनलैंड पॉलिसीज, मेनलैंड एडमिनिस्ट्रेशन, है कि नहीं? और इसका लिंक हमें फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में भी देखने को मिलता है। कैसे मिलता है अभी आपको एग्जांपल देते हैं। फिर त्रिपुरा, मणिपुरी, ये यूटीसी टिल 1972, ये कहानी आपको बता दी। शिलोंग जो है, जब ये आसाम, क्योंकि पूरा का पूरा आसाम ही था, क्योंकि अलग अलग स्टेट तो नहीं बने थे, तो शिलोंग उसकी कैपिटल थी। फिर जब मेघालय अलग से बन गया तो वही फिर आसाम की कैपिटल दिसपुर हो गई और मेघालय की शिलोंग हो गई। ये तो बेसिक फैक्ट हो गया, ठीक है। अब टर्मोइल जानते हैं ज़रा नॉर्थ ईस्ट में। तो जो यहाँ पर जो इंसर्जेंसी है हम उसको कह सकते हैं इट इज़ अ फाइट फॉर आइडेंटिटी वेयर अंडरलाइंग करेंट्स आर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यू कैन से आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जंग है वो आइडेंटिटी की है, लेकिन इसका जो अंडर करंट है वो इकोनॉमिक है, और इसके बेसिस पर वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के लिए फाइट करते आए हैं। ज्योग्राफिक आइसोलेशन एक रीजन था, क्योंकि मैंने बताया कि वो फ्रंटियर बना दिया, फ्रंटियर में भी फ्रंटियर बना दिया। जो लोग सोच रहे होंगे कि यार ये फ्रंटियर क्या होता है, तो मैं कोट करना चाहूंगा हमारे देश के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर शिवशंकर मेनन को। उन्होंने कहा कि अगर साउथ एशिया को अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, देन साउथ एशियन कंट्रीज नीड्स टू मेक बाउंड्रीज इररिलेवेंट। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? क्या बॉर्डर और ये बाउंड्री कुछ डिफरेंट है क्या? तो देखिए, आज तो ये शब्द एक दूसरे के अनुरूप, मतलब इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस वाज डिफरेंट। बॉर्डर एज अ टर्म रिप्रेजेंट कि हाँ, कौन सा एरिया किस राज्य के अंडर है, चाहे पहले किंगडम्स होते थे या फिर मॉडर्न पॉलिटिकल आने लगे सिस्टम, जैसे कि आज हम नेशन स्टेट के अंदर रहते हैं। तो पॉइंट ये हुआ कि पहले क्या होता था कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अहोम किंगडम है, अहोम और मणिपुर, तो ऐसे में वो बीच में कुछ एरिया ऐसा रखेंगे जिस पे दोनों में से कोई भी पार्टी क्लेम नहीं करेगी, उसको फ्रंटियर माना जाता था। सीधी बात ये है। लेकिन जब व्हेन आई यूज द वर्ड बाउंड्री, सो बाउंड्री टॉक्स अबाउट अ लाइन। तो ये लाइन का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट था नहीं, कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। तो शिवशंकर मेनन कहते हैं ये वेस्टर्न यूरोपियन कॉन्सेप्ट है टू डिवाइड टेरिटरीज, और इसकी वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कारण एक तो टफ टोपोग्राफी है, डिफरेंट टोपोग्राफी है, तो आप कैसे एग्जैक्ट बाउंड्री लाइन को डिमार्केट करेंगे। प्लस पोरस बॉर्डर्स है, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई छोटी टेरिटरी जिस पर आपने कोई बार्बिंग ऑफ वायर कर दी, इतनी बड़ी बड़ी टेरिटरीज हैं, राइट। और मैंने आपको बताया कि ये जो रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन, 90% जो एरिया है, बॉर्डर है, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, राइट। बांग्लादेश है, नेपाल भी है, चाइना भी है, भूटान भी है ना। तो ऐसे में एक ये वाला एंगल हो गया। अब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, क्योंकि ये कहा जाता है कि मेनलैंड इंडिया से चिकन नेक कॉरिडोर से कनेक्टेड है, तो पहले तो वो पास्ट की पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन और फिर ये इजी कनेक्टिविटी ना होना, ये कारण बताया गया। इकोनॉमिक डिस्कंटेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे रह गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, जैसे कि एक ऑयल, नेचुरल गैस इसके लिए फेमस है। जैसे कि इंडिया की ओल्डेस्ट आप ऑयल रिफाइनरी के बारे में बात करते हैं तो यू टॉक अबाउट डिगबोई। आसाम में आसाम स्टूडेंट यूनियन की जो प्रोटेस्ट थे, जिसके बाद फिर आसाम अकॉर्ड आया, तो उसमें एक इंसिडेंट था कि जब एक स्टूडेंट ने अपनी चेस्ट को कट कर लिया था, ब्लड निकलने लगा था, और उसने बोला था कि हम ब्लड दे देंगे, ऑयल नहीं देंगे। यानी कि यहाँ पर एक ये भी सेंटिमेंट था कि जो नेचुरल रिजर्व्स हैं इस एरिया के, दे आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड विदाउट गिविंग ड्यू बेनिफिट्स टू द लोकल पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन।
फिर ये एब्सेंस ऑफ कल्चरल साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन। अब इसमें एक एंगल ये है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया का हाईएस्ट इंडिजिनस सेटल्ड रीजन है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो वहां के वास्तविकता में सदियों से वहां पर रह रहे हैं वो लोग मौजूद हैं। नहीं तो भारत के अन्य भागों में हमने अपने इतिहास के अलग अलग समय पर माइग्रेशन, कमिंग ऑफ वेरियस पीपल, गोइंग, मतलब कहने का मतलब है सेटलमेंट्स को चेंज होते हुए देखा है, माइग्रेशन को हम आसानी से होते हुए देखा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो मेनलैंड से अलग है और वैसा माइग्रेशन नहीं हुआ था, और अब हुआ तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो अपने आप को अभी भी डिस्कनेक्ट फील करती आई है। दिस वाज वन रीजन। अब मैं जब कह रहा हूं कि करती आई है तो इसका मतलब ये है कि पहले करती थी और अब चीजें फिर बदली हैं। कैसे बदली हैं वो हम स्टेट वाइज जब अभी इशू को उठाएंगे तो उसमें बताएंगे। अब आइसोलेशन, सेपरेटनेस, कॉलोनियल इंटरेस्ट था, तो ये भी कहा जाता है कि शायद ब्रिटिशर्स की सोची समझी स्ट्रेटेजी थी कि सम पार्ट ऑफ दिस रीजन नीड्स टू बी आइसोलेटेड so that it can be used as a frontier against the king rule, QING, किंग डायनेस्टी का जो रूल था, हम चाइना की बात कर रहे हैं, as well as against the तिब्बत रूल। और कुछ रूट्स को हम एक्सेस के लिए यूज कर लेंगे, तो दे वर नॉट डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन दिस रीजन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उन्होंने प्लस अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इसको ऐसे इस्तेमाल किया। लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ये सेपरेट कर दिए। ये मैं बता रहा था, देखो यहां पर ILP था, मणिपुर में नहीं था, ठीक है ना, तो मणिपुर दैट्स वाई डार्क ग्रीन है, यहां पर इन्होंने ILP किया हुआ था, तो क्लैरिटी नहीं थी। और यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज तक ये चाइनीज क्लेम एक भूत की तरह पीछे घूम रहे हैं, गॉस्ट की तरह। वो कह रहे हैं नहीं ये तिब्बत का पार्ट होता था कभी, राइट? क्योंकि अगर क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्टेब्लिश होता विदाउट थिंकिंग ऑफ दिस क्रिएटिंग एन एडिशनल फ्रंटियर, तो शायद इतना बड़ा इशू ना होता। आउटसाइडर्स वर प्रोहिबिटेड, मैंने बताया ILP की वजह से, तो जो हमारी जो नेशनल कॉन्शियसनेस थी वो भी वहां तक पहुंचाने में एक बाधक यहां पर साबित हुआ। ये आइसोलेशन रहा हिल्स का, और यहां पर एक्सेप्शंस थे, मींस एक्सेप्शंस आर देयर, बट द पॉइंट इज मास मोबिलाइजेशन, राइट? तो ये तो हो गया इसके बारे में पार्शियल। मोर देन ज्योग्राफी, लैक ऑफ कल्चर, साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन, ये आपको बताया। नाउ अब जो मेजर डिमांड्स रही इस इंसर्जेंसी की, यानी कि जब वायलेंट अपहीवल होता है कुछ एरिया में अगेंस्ट द सिस्टम, तो उसको हम इंसर्जेंसी कहते हैं, राइट? यानी कि कुछ एक समूह है जिन्होंने हथियारों को उठा लिया है सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। अब क्या मांग है उनकी? एक मांग थी ऑटोनॉमी की, यानी कि भाई हमें जैसे पूरा आसाम है तो उसमें से हम अलग एक राज्य बना लें, कुछ इकोनॉमिक कंसेशंस मिल जाए, कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें और ज्यादा मिल जाए, जैसे कि ऑटोनोमस काउंसिल्स जो आगे ट्राइबल काउंसिल्स बनी भी, और कुछ की मांग थी आजादी भारत से ही, जैसे कि नागालैंड, नागाज के लिए अलग से देश बना दो, राइट? नाउ स्टेट स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले नागाज से, ठीक है? तो जो नागा ट्राइब्स हैं, तो सबसे पहले समझिए कि नागा कोई एक ट्राइब नहीं है, ठीक है? तो हमारे यहाँ पर ट्राइब की समझ होनी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो नागा इज नॉट वन ट्राइब, नागा ट्राइब्स, ठीक है? तो इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। तो जो नागा ट्राइब्स हैं, जिसमें सेंस ऑफ कॉमननेस होती है अमंग डिफरेंट ट्राइब्स एंड एज वेल एज डिफरेंशिएशन भी होती है। तो जो नागा ट्राइब्स हैं वो आपके नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार में पाए जाते हैं, यानी कि म्यांमार में भी पाए जाते हैं, राइट? केवल नागालैंड में नहीं। तो इसी वजह से एक ग्रुप ऐसा भी था जिसकी मांग थी भाई केवल नागालैंड से सेटिस्फाई नहीं होंगे, वी वांट ग्रेटर नागालैंड। लेकिन एक ग्रुप ऐसा जो नागालिम यानी कि नागा देश की बात करता है। सबसे पहले तो नागाज, क्योंकि मैंने बताया वो ILP वाला कारण अलग थलग रखा गया, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लीगल कंट्रोल, मोबिलाइजेशन वो था नहीं, तो ऐसे में नागाज वर नॉट कंसिडरिंग देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो मानकर चलते थे भाई हम तो अलग ही हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता भाई फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, ट्रीटी ऑफ जानबो, उसके बाद फाइनली ये हुआ था कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही था, ये सारा क्षेत्र बर्मा के अंदर नहीं था। तो वो क्योंकि अपने आप ही अपने सिस्टम को चला रहे थे, तो ठीक है, दे वर नॉट पार्ट, उनको ऐसा लग रहा था। जब आज़ादी हो गई तो अब इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें दमन कर दिया जाए, हमें इस एरिया से डिस्प्लेस कर दिया जाए, कहीं हमारे रिसोर्सेस को मतलब छीन लिया जाए, राइट? तो वो अपनी कल्चरल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जो समतल क्षेत्र यानी कि प्लेन वाले एरिया हैं और आउटसाइडर्स हैं वो इनकी टेरिटरी में आए।
अब ऐसी जहां पर इनसिक्योरिटी है, जहां पर पॉपुलर ये डिमांड है, उसको लेकर कोई ना कोई एक समूह तो उभरेगा जो अपने आप को लीडर बताएगा। तो ऐसी एक समूह उभरा, नेशनल वो नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल, नागा हिल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल। इसके बाद इन्होंने कहा नागा नेशनल काउंसिल, एनएनसी, इन्होंने फिर नेम चेंज कर लिया था। एनएनसी में वर्ड है नेशनल, तो इससे ध्यान रखिएगा, दे वर डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन। नागा नेशनल काउंसिल 1946 में। क्या अभी तक देश आजाद हुआ है? नहीं हुआ है, 1946 की बात चल रही है, राइट। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि यार जब ये अलग थलग रखा हुआ है नागा वाले एरियाज को, डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यानी कि इनकी कोई ऑर्गेनाइज वॉइस नहीं होगी इस एरिया की, और शायद एंगेजमेंट विद ब्रिटिशर्स भी नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं था। आप जो एनएनसी को देख रहे हैं 1947 में, इसके एक्टिव होने का मतलब ही ये था कि अब जो ब्रिटिशर्स छोड़कर जा रहे हैं, तो वो ट्रीटी का रेमिफिकेशन इस एरिया पर ना आए, ये एरिया अपने आप में आज़ाद हो, इसकी पावर ब्रिटिशर्स के पास है। तो ऐसे में इन्होंने अपना लॉबिंग टॉक्स उसको शुरुआत उन्होंने कर दी थी, लेकिन उससे कुछ सोल्यूशन निकला नहीं। अनसर्टेनिटीज रही पोस्ट इंडिपेंडेंस फ्यूचर में। तो यहाँ पर एक लीडर निकल कर आए, वो थे एजेड फीजो। तो फीजो इस पूरी मूवमेंट के सबसे प्रमुख लीडर माने गए। 14 अगस्त 1947 यानी कि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947, उससे एक दिन पहले इन्होंने नागाज की आज़ादी का आह्वान कर दिया कि नागाज का तो अलग से देश बन चुका है जी, ठीक है। लेकिन बैकएंड पे क्या चल रहा था? बैकएंड पे इनका भी अलग से कोऑर्डिनेशन चल रहा था कि ब्रिटिशर्स से कि हमें तो अलग से देश दे दो, क्योंकि आपके हाथ में तो है जी ये, राइट। नागाज वर लेड बाय मिस्टर फीजो, इंडिपेंडेंट स्टेट आउटसाइड, और लेकिन वो मिला नहीं, राइट। तो 1952 में 1957 के जो जनरल इलेक्शन हुए, इन्होंने बॉयकॉट कर दिए, राइट। अब ये ऐसे पोस्टर्स भी काफ़ी जगह फैलाए गए। नागा आदिवासी वॉरियर थे जिन्होंने फॉरेन जो आर्यंस थे उनके अंडर रहने से मना कर दिया था, ऐसी बातें फैलाई गई। खैर, अब जो कुछ लीडर्स थे एनएनसी के, उनको एक बात समझ में आ गई थी कि भाई अब 2 इलेक्शन हो चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, तो अब अलग से देश बनने से तो गया। कारण जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रन करता है इस पूरे एरिया को, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट, एक तरीके से मतलब सेंस वो निकलती है। तो हम इंटीग्रिटी इज अ प्रायोरिटी। तो ऐसे में एनएनसी में से ही एक ग्रुप ने मान लिया कि अब हमें टॉक्स पे जाना होगा। जो टॉक्स पे जाना होगा, इसी वजह से एनएनसी से नाम क्या बना? एनपीसी बन गया। तो यानी कि दे फॉर्म देयर ओन ग्रुप। कौन लीडर्स? जिनको समझ में आ गई थी बात कि अब सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी, तो वो बना लिया इन्होंने एनपीसी, नागा पीपल कन्वेंशन। याद करने का तरीका, नागा नेशनल काउंसिल यानी कि अलग नेशन की मांग की बात कर रहे हैं, पीपल कन्वेंशन यानी कि अब वो लोगों के नुमाइंदे बनकर, यानी कि नागा लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर सरकार से बातचीत करेंगे जी, सरकार से बातचीत करेंगे। अब सरकार से बातचीत करने से कुछ हुआ? जी हाँ हुआ, जैसे कि अलग से नागालैंड स्टेट बन गई 1963। अभी इस वीडियो के लास्ट में जो मैंने पोर्शन ऐड किया है अकॉर्ड्स का, तो जब हम नागा अकॉर्ड यूज करते हैं वर्ड, तो कई बार लोगों को कनेक्ट करता है, अच्छा ये नागा अकॉर्ड का मतलब ये उस अकॉर्ड की बात चली जिसके बाद नागालैंड अलग से स्टेट बना। नहीं, नागा अकॉर्ड्स में हम 3 अकॉर्ड्स की बात करते हैं। हम 46 की भी बात करते हैं, 46 47 वाले टाइम की बात करते हैं, एक इसकी बात करते हैं, फिर 75 की बात करते हैं। हम तीनों अकॉर्ड की बात करते हैं, वो मैं लास्ट में करूंगा अभी आपसे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, एनपीसी ने बातचीत करी और फाइनली जो है नागालैंड बन गया। जो अब जो रिमेनिंग लीडर्स थे एनएनसी के, क्योंकि एनएनसी में से एक समूह ही तो अलग हुआ था जिसने एनपीसी बनाई थी, बातचीत करी थी और नागालैंड अलग से स्टेट बना दी थी। तो अब नागा ट्राइब्स में एक ये कंसेंसस भी बनने लगा था कि ठीक है भाई, हमें अपनी एक यूनिट तो मिल गई स्टेट की, अपने लीडर को चुनेंगे और हमारे विकास के लिए हमारे कल्चर के साथ कोऑर्डिनेट करके वो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुछ लीडर्स थे एनएनसी के, यानी कि जो अलग देश का सपना देख रहे थे, ये अपना नेगोशिएशन में लगे हुए थे, राइट। इवेंचुअली साइन नागा जो शिलोंग अकॉर्ड, और ये शिलोंग अकॉर्ड ये तीसरा अकॉर्ड है अंडर दिस नागा अकॉर्ड। 1975 में साइन हुआ और इन्होंने सरेंडर कर दिए अपने आर्म्स और एक्सेप्ट कर लिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो 1975 का जो शिलोंग अकॉर्ड था, जो नागाज अकॉर्ड में थर्ड अकॉर्ड था, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी सभी लोगों की, यानी कि नागा लोगों की भी और सभी की, राइट, जो लोग इस अकॉर्ड के लिए लगे हुए थे। खैर, अब नागा अकॉर्ड
ये 3 लीडर्स ऐसे थे जिनको ये नागा अकॉर्ड भी दे वर नॉट रेडी, राइट। और इसके बाद इमर्ज होता है यहाँ से वो ग्रुप जो आज तक एक मेजर समस्या का कारण बना रहा। जब भी हम नागा इश्यूज की बात करते हैं तो इन 3 व्यक्तियों से वो कनेक्ट होती है जो प्रेजेंट में। तो जो टॉप एनएनसी लीडर्स थे इसमें थे थुगलेंग मूविया, तो आइसेक मूविया आपने सुना होगा, NSCN-IM, तो आइसेक मूविया। और तीसरे थे खापलांग, तो यानी कि मूविया, आइसेक एंड खापलांग। ये 3 लीडर्स जो थे एनएनसी के, इन्होंने कहा नहीं, अलग से देश लेके ही मानेंगे, हम लेकर मानेंगे। तो अब क्या करेंगे भाई, एनपीसी बन गई, अकॉर्ड साइन हो गया, फिर एनएनसी के बचे हुए लीडर्स ने शिलोंग अकॉर्ड साइन कर लिया, तो अब क्या ही होगा, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो इन्होंने फिर NSCN बना ली। यहां पर लिखा होगा, ये रहा NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, यानी कि नेशनल सोशलिस्ट वर्ड देखिएगा, अलग से राष्ट्र बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सोशलिस्ट क्रेडेंशियल पर बनेगा। और तीसरा इन्होंने क्रिश्चियनिटी वाला एंगल यहां पर दिया था कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजियस एफिलिएशन होगा इस देश का, ठीक है। तो इस एम पर इन्होंने NSCN बनाया, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म ही चला। अब NSCN जो बना था इसमें बाइफर्केशन हो गया, NSCN-IM और NSCN खापलांग। ऐसा क्यों? क्योंकि जो IM था अब वो सरकार से वार्ता पर आ गया। 1988 आफ्टर ईयर्स ऑफ इनफाइटिंग एंड वायलेंट क्रैशेस, इनफाइटिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि इन ट्राइब्स में, इन फाइटर्स में भी आपस में इनफाइटिंग है, मतलब NSCN के जो फाइटर्स थे उनमें भी इनफाइटिंग चल रही थी। तो फाइनली स्प्लिट हो गए, NSCN-IM क्यों, I से आइसेक, M से मूविया और K से खापलांग। तो अब ये अलग अलग हो गए, राइट, 2 फैक्शंस बन गए। 1997 में भारत सरकार ने NSCN-IM के साथ साइन किया सीज फायर। सीज फायर का मतलब ये होता है कि भाई अब आपका जो राष्ट्र का मुद्दा है उस पर हम आपसे बातचीत रखेंगे, ठीक है, क्योंकि राष्ट्र तो एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन अब बातचीत रखेंगे कैसे आप सभी लोग अपने हथियार डाल दो और अल्टीमेटली इंटीग्रेट हो जाओ। तो फाइनली जो है सीज फायर इसका एक पहला स्टेप होता है। सीज फायर मतलब आप दोनों तरफ से कोई भी गोलीबारी नहीं चलेगी, ठीक है। होल्डिंग टॉक्स विद एम कि अब जो है नागा पीस अकॉर्ड साइन होगा, राइट। लेकिन ये जो हुआ ये IM ने किया, यानी कि आइसेक और मूविया। खापलांग को ये बात जमी नहीं, खापलांग ने कहा ये क्या चल रहा है, तो खापलांग ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सीज फायर एग्रीमेंट। लेकिन उसके बाद फिर खुद वो भी सीज फायर पर आए। लेकिन अभी जो NSCN खापलांग है इसके साथ ही मेजर समस्या चलती रहती है। कहने के लिए सीज फायर है लेकिन बीच बीच में स्कमिशेस होते रहते हैं। NSCN, ये लिखा है ना, NSCN खापलांग ने वायलेट किया है कितनी बार, ये सीज फायर एग्रीमेंट, ठीक है। अब आसाम पर आते हैं। तो अभी जो मुद्दा वो ये है कि इस मुद्दे को अभी रिजोल्व करना बाकी है। NSCN-K, NSCN-IM, K इज प्रॉब्लमैटिक। आसाम पर आते हैं। आसाम में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है इट हैज लॉट ऑफ कनेक्शन विद दिस इशू ऑफ माइग्रेशन, यानी कि इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स, फिर सरकार की इनेबिलिटी टू एक्चुअली सेंड देम बैक, और टेंशन बिटवीन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यानी कि धर्म के नाम पर और भाषा के नाम पर। और जो लोकल ऑटोनॉमी है ट्राइबल्स की, वो भी एक इशू है। आप कहेंगे कितने सारे इशू हैं, बहुत ही आसानी से अभी एक एक करके कनेक्ट हो जाएगा आपको। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन आसाम, तो नॉन असमीज को बाहर निकालने के बेसिक आइडिया से आसाम में इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई। यहां पर ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ASU, ये यूनियन यहां पर आसाम के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ती आई थी। इनका कहना था कि लार्ज इन्फ्लक्स हुआ है पहले ईस्टर्न पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश से, और जिसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हुई। जो इन्फ्लक्स करके जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए, उन्होंने कब्जा लिया कुछ सारे जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, प्लस कितने सारे लोगों ने फिर अपने कागजात भी बनवा लिए, और उसके बाद जो है लोकल पॉलिटिक्स भी चेंज हो गई। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो क्योंकि मैंने कहा रिलीजियस एंगल भी है, लैंग्वेज वाला एंगल भी है, तो इनका कहना है कि जो पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स है इस एरिया में, उसका जो प्रतिशत बढ़ा है उसका एक बड़ा कारण है इन्फ्लक्स। अब इन्फ्लक्स को हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, पहला तो असमीज स्पीकिंग मुस्लिम्स, यानी कि वो ओरिजिनली असमीज ही मुस्लिम्स हैं, जो मुगल काल के दौरान जो मुगल वॉरियर्स थे तो वो यहाँ पर आकर बसे थे टू हैव स्टेबिलिटी, हैव कंट्रोल अंडर मुगल एम्पायर। तो वो उन्हीं के इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब वो उनके एंसेस्टर थे, डिसेंडेंट्स हैं वो इसके। मुस्लिम्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल, कब? पार्टीशन से पहले,
राइट। पार्टीशन से पहले ही वो इस एरिया में मोबिलाइज हो रहे थे, आसाम वाले एरिया में। मुस्लिम्स फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, अब जब पार्टीशन हो गया तो ईस्ट पाकिस्तान से मोबिलाइज हुआ। और फिर मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश, जो 1971 के बाद की हम बात कर रहे हैं। फाइनली इसको लेकर आसाम अकॉर्ड साइन होता है। बिल्कुल शार्पली समझ लीजिएगा कि फाइनली हुआ क्या। पहले ये देखिए, इमिग्रेंट्स आफ्टर 1971 यानी कि 1971 के बाद जो भी आएंगे, क्या डिक्लेयर हुआ कि भाई उनको तो इलीगल डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। इमिग्रेंट्स बिटवीन 1966 और 71 10 साल के लिए वो वोट नहीं देंगे। और इमिग्रेंट जो 1966 से पहले आए उनको फुल सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये 1985 में साइन हुआ। 3 पार्टीज थी, आसू, आसाम गवर्नमेंट और भारत की सरकार, केंद्र सरकार, राजीव गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पर। अब यहां पर 2 प्रोमिनेंट इशू और हैं, एक बोडो इशू और कार्बी एंगलोंग इशू। दोनों इशू अलग है, क्षेत्र भी अलग है, जरा समझिएगा क्या क्या है। सबसे पहले हम बोडोलैंड इशू की बात करते हैं। बोडोज जो मतलब एथनिकली, लिंग्विस्टिकली एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है आसाम का, जो मेजरली इस बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजनल एरिया में है। मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया अब तो अलग से ऑटोनोमस रीजन है। अब बोडोज का जो क्लैश है, इसको देखिएगा, 3 प्रोमिनेंट क्लैश हमने देखे। 1993-94 जब बोडो मुस्लिम क्लैश देखा, करीब 4000 के आसपास फैमिलीज जो है इसमें इफेक्ट हुई थी, करीब 113 लोग की जान गई थी। बोडो आदिवासी क्लैश, 400 के आसपास लोग यहाँ पर भी मारे गए थे, 3 लाख के आसपास लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हो गए थे। बोडो मुस्लिम क्लैश, फिर 65 पीपल के 2 लाख पीपल गॉट डिस्प्लेस्ड। तो यानी कि दिस इज ऑल्सो अ मेजर इशू। अब यहाँ पर डिमांड क्या थी? तो बोडो पीपल एक्शन कमिटी जो है, दे वर डिमांडिंग कि भाई हमें वी नीड ऑटोनॉमी इन आर रीजन, वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फ्लक्स ऑफ दीज पीपल विच आर कमिंग इन टू आर टेरिटरी। तो हम अपने कल्चर की प्रोटेक्शन के लिए अपनी ऑटोनॉमी चाहते हैं। फर्स्ट बोडो अकॉर्ड साइन हुआ कि भाई ये क्लैशेस आप ना करिए, राइट, क्योंकि अलग से ये ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन बन गई थी, बोडो पीपल एक्शन कमेटी बन गई थी। तो अकॉर्ड फाइनली ये हुआ कि फाइनली हम वी आर गोइंग टू एग्री ऑन दिस एरिया कि भाई यहाँ पर सरकार आपको कुछ रिलैक्सेशन देगी। बट यहाँ पर कोई डिमार्केशन नहीं हो पाई कि कौन से एरियाज को हम बोडो टेरिटरी वाला एरिया कहेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जब सरकार ने सोल्यूशन निकाला भी तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम थी, जो नॉन बोडो कम्युनिटीज़ हैं वो कह रही थी कि जिस एरिया को आपने बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट करार दिया है, यानी कि सेकंड बोडो अकॉर्ड के तहत जो बोडो लिबरेशन टाइगर्स थे, यानी कि जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज थे, केंद्र सरकार, आसाम गवर्नमेंट और जो बोडोलैंड BLT इसको हम कहते हैं, इन्होंने 2003 में जो कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो फाइनली उन्होंने कहा कि चलो भाई बोडोलैंड को अलग देश की जो मांग कर रहे थे, फिर अलग कुछ सेक्शंस प्रदेश की मांग कर रहे थे, उनको हटा देते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं, जिसमें करीब 8,970 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदगलपुरी। अब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना देंगे, जो ये काउंसिल इस एरिया को गवर्न करेगी, राइट। तो यानी कि ऑटोनोमस पावर्स दे दी। लेकिन यहाँ पर 27 के आसपास नॉन बोडो ग्रुप्स थे, उनका कहना था कि यार ये क्या हुआ है हमारे साथ। उनका कहना है कि ये जो आपने एरिया डिमार्केट किया है बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो बोडोज हैं उनको ज़्यादा पावर मिल जाएगी, लेकिन इस एरिया में तो हम भी रहते हैं, राइट। तो ऐसे में इनका कहना है कि जो नॉन बोडो विलेजेस हैं आप उनको BTC एरिया से, मतलब आप यहाँ पर हमें एक्सक्लूड करिए, एक तरीके से जो आपने इंक्लूड कर दिया है, जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाले एरिया में इंक्लूड कर दिया, उससे हमें हटाइए। कार्बी एंगलोंग इशू। अब कार्बी एंगलोंग, यहां देखिए, ये है कार्बी एंगलोंग, ये स्टेट का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और ये कहा जाता है मेल्टिंग पॉट की तरह है। अगर हम एथनिसिटीज की बात करें, जो डाइवर्सिटी है इसमें, यही एक रीजन है जिसकी वजह से इंसर्जेंसी भी फ्यूल हुई। डाइवर्सिटी, एथनिक डिविजन्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स यहाँ पे पीपल डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, NC हिल लिबरेशन फ्रंट। और कोर डिमांड क्या थी कि हमें एक सेपरेट स्टेट बनाना होगा। तो यानी कि जब स्टेट बन ही रहे थे, कहा कि कार्बी एंगलोंग के लिए अलग से हम स्टेट बनाएंगे। खैर फाइनली डिमांड यहाँ पर आकर रुकी कि कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल दे दीजिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट दे दीजिए इन पर्टिकुलर ट्राइब्स को, इस पर्टिकुलर गवर्नेंस मैकेनिज्म में मोर पावर दे दीजिए काउंसिल को, कार्बी लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड कर लीजिए और 1500 करोड़ के आसपास का हमें फाइनेंशियल पैकेज दे दीजिए। ये बेसिक डिमांड रही। मणिपुर का इशू मोस्ट इंसर्जेंट रीजन रहा है, ठीक है, मतलब इनफाइटिंग रही है ट्राइबल कम्युनिटीज में।
बैक एंड पर हम जाएं तो जो मेती कम्युनिटी है, ये कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में एक समय पर मेती किंगडम होता था। जो मेती कम्युनिटी है वो 70% के आसपास आबादी में है, लेकिन वो जो वैली रीजन है, जो कि टोटल मणिपुर, जो आज हम मणिपुर देखते हैं, इसका 1/4 भाग में रहती है। तो मेती रूलर्स, भाई जब पहले, कहने का मतलब है कि मेती का जो इन्फ्लुएंस है इट वॉज देयर, बट सोशियो इकोनॉमिक स्फेयर में जब आज़ादी हो गई तो इनका इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हुआ। इनका कहना है कि जब इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट नहीं हुआ था ये एरिया, सो मेतीज वर एंजॉइंग द स्टेटस ऑफ परचेजिंग और सेटलिंग इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, बट आफ्टर दिस गिविंग दिस डिविजन कि एसटी स्टेटस वाले लोग ही हिली एरिया में लैंड को परचेज कर सकते हैं, मेतीज नहीं कर सकते, तो मेतीज के जो राइट्स हैं वो चले गए हैं। 30% नागा, कोकी, चिन, मीजो, बाकी जो ये एरियाज हैं, हिल एरियाज हैं, यहाँ पर ये 30% आबादी में ये रहते हैं। कल्चर डिस्टेंस भी इसका एक रीजन कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जो बाकी जो 30% पॉपुलेशन है उनमें मेजरली क्रिश्चियन धर्म उन्होंने अपनाया हुआ है, तो रिलीजन एंगल से भी एक डिवीजन देखने को मिलता है। अब क्योंकि मणिपुर रीजन में भी नागाज पाए जाते हैं, तो यहाँ पर NSCN एक्टिव पाई गई, और NSCN जब मांग कर रही थी ग्रेटर नागालिम की, यानी कि नागाज के लिए देश की, तो ऐसे मणिपुर के क्षेत्र की भी मांग की गई। मेतीज जो है इस बात को रेजिस्ट करते हैं कि भाई कैसे आप हमारे इस क्षेत्र को अलग से ले लेंगे। तो यहाँ पर फिर ये जब मेतीज रेजिस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन में भी 70% है, तो वी हैव सीन दैट पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली मोर। अब यहाँ पर एक और एंगल है जो ट्राइब्स का। सदर्न पार्ट की बात करें तो वहां पर अलग से एक यूटी बनाने की मांग है, जिसको यूटी को जोमी कहने की मांग है, तो वहां पर अलग से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अब पॉइंट यहां पर यह है कि जो 6th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो यानी कि इन 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ट्राइबल डोमिनेंट एरियाज में हम स्पेशल मैकेनिज्म रखते हैं। ये बोर्दोलोई कमेटी के नाम पर, बोर्दोलोई कमेटी की सलाह पर बनाया गया। तो बोर्दोलोई, मिस्टर बोर्दोलोई वाज एक्चुअली फर्स्ट CM ऑफ आसाम, राइट। अब बात यह है कि मणिपुर का नाम यहां पर नहीं है, तो मणिपुर में भी 6th शेड्यूल के प्रोविजंस को इंक्लूड किया जाए क्या? तो इसके विरोध में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है कि अगर आपने ये कर दिया तो फिर हमारे राइट सप्रेस हो जाएंगे, बिकॉज मेतीज आर सेइंग कि वी आर नॉट ट्राइबल येट, ST स्टेटस नहीं है हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि दिस इज वन कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में मुद्दा है चकमा रिफ्यूजीज का, जो बांग्लादेश से इन्फ्लक्स होकर अब यहाँ पर सेटल हो गए अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पर इनकम कहने का मतलब है जब लोग नए वहाँ पर सेटल हो गए तो जो रोजगार हैं उसमें भी वो आने लगे। तो कहने का मतलब है कि जो लोकल पॉपुलेशन है दे आर सीइंग कि जो हमारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है इट इज़ एक्चुअली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। अब NSCN सेपरेटिस्ट ग्रुप नेबरिंग नागालैंड, वो भी वोकल थे अगेंस्ट सच रिफ्यूजीज। तो यानी कि यहाँ पर एक कंसर्टेड वॉइस बन गई कि रिफ्यूजीज के अगेंस्ट हमें होना है, फिर वहाँ पर वायलेंस होने लगी। तो अब ऐसे में सीज फायर हुआ फिर NSCN के साथ, जो मैंने अभी आपको बैकग्राउंड में बताया था। मेघालय इज फॉर्चुनेटली फ्री फ्रॉम वायलेंस। अगर इंटेंसिटी की बात करें अगर अदर रीजन्स में, तो उसके मुकाबले कहीं कम है। एक्सेप्ट वायलेंस अगेंस्ट आउटसाइडर्स, बंगाली स्पीकिंग जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, यानी कि बंगाल वाले भाग से जो यहाँ पर है, उनको लेकर एक इशू है, बट ऐसा इशू नहीं है जैसा अदर हमने देखा। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, 6th शेड्यूल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक तो ये है, इंटर ट्राइबल राइवलरी है, और टेंशन जनरेशन की बांग्लादेश से, स्पेशली इन गारो हिल एरिया, राइट। मिजोरम की बात करें तो इसकी भी वायलेंट इंसर्जेंसी रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार का मतलब अगर सभी एरियाज़ की बात करें तो इसमें एक सक्सेसफुल यू कैन से अचीवमेंट जो रहा, यू कैन से अचीवमेंट इस रीजन में रहा जब सरकार ने यहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप के साथ समझौता करके और मिजोरम को अलग से एक स्टेट का दर्जा दे दिया था, तो यहाँ पर शांति आ गई थी। यह मिजोरम नेशनल फ्रंट अलग से राष्ट्र की मांग कर रहे थे। खैर 1986 में अकॉर्ड साइन हुआ और यहाँ पर मिजोरम एक अलग से स्टेट बन गई। अब पोटेंशियल एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था? एक तो डिससेटिस्फैक्शन था कि 3 जो है नॉन मीजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है विद इन द स्टेट गवर्नमेंट, और मतलब उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन है। ग्रोइंग इनकम एसेट डिस्पैरिटीज, कहने का मतलब है इगैलिटेरियन सोसाइटी, मेजर ट्राइबल रीजन, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ वर्ग जो है बहुत अमीर होते जा रहे हैं, कुछ
गरीब हैं या वही ट्रेडिशनल वे ऑफ इकोनॉमिक चल रहा है। अब इसके एंगल को कनेक्ट करने के लिए हम पीस अकॉर्ड में जरा जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले नागा अकॉर्ड को जानते हैं। 3 नागा अकॉर्ड हुए। पहला है नागा अकबर हैदरी। आप कहेंगे अकबर हैदरी क्यों? देखिए, हम 1947 की बात कर रहे हैं। क्या 47 में नागालैंड या अदर ये स्टेट्स थे? नहीं थे ना, बताया ना, आसाम था। तो आसाम के गवर्नर के द्वारा साइन हुआ था, और जो आसाम के उस टाइम गवर्नर थे वो थे अकबर हैदरी। तो नागा अकबर हैदरी अकॉर्ड, ठीक है, साइन बिटवीन एनएनसी लीडर्स एंड द गवर्नर ऑफ आसाम। और एनएनसी लीडर्स कौन? जो मांग कर रहे थे नागाज के लिए अलग नेशन की, और नागाज प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, बताया था अभी आपको। सो नागाज राइट्स। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि मैंने बताया कि नागाज आर प्रेजेंट इन म्यांमार एज वेल, राइट। और यहां पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको वहां से हटाने में, उनको पुशबैक करने में जो म्यांमार की फोर्सेस है उसका भी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये जो एनएससीएन है, एनएससीएन खापलांग फॉर एग्जांपल, तो इनके जो टेररिस्ट हैं, सो व्हेन दे डिमांड ऑफ नागालैंड, तो ऐसे में उनका जो नदर्न पार्ट है म्यांमार का, उसमें भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। उनके फॉरेस्ट में ये बेस बनाकर इंडिया पर अटैक करते हैं। तो ऐसे में हमारी फोर्स और म्यांमार की फोर्स मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करती है और इनको वहां से साफ करती है। तो ये भी एक एंगल है यहाँ पर, क्योंकि खुद म्यांमार की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि वो इंडियन फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट करे। खैर, यहाँ पर केवल इतनी बात की गई थी कि नागाज को राइट्स मिलेंगे उनके लैंड को, और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर भी मिलेंगी विद इन द एम्बेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 में क्या कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था? नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, 1950 में लागू होगा। तो एनएनसी ने इसी वजह से किया था कि भाई हमारे जो अधिकार हैं नागाज के वो सुनिश्चित होने चाहिए। तो यहाँ पर अकबर हैदरी जी का जो एग्रीमेंट था केवल इतना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो होंगे उसमें आपको ध्यान रखा जाएगा कि आपके पास अपने क्षेत्र के लिए लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, यानी कि कानून भी आप बनाएंगे और एग्जीक्यूट भी आप ही करेंगे, आपकी सरकार होगी। लेकिन एनएनसी के कुछ मेंबर जैसे मिस्टर फीजो, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं हम तो नहीं मानते ये। इन्होंने तो 14 अगस्त 1947 को आज़ादी घोषित कर दी थी। फिर हुआ 1960 का 16 पॉइंट प्रोग्राम, ये सेकंड नागा अकॉर्ड था, राइट। अब नागा पीपल कन्वेंशन, याद करो एनपीसी। एनपीसी वो ग्रुप था एनएनसी से हटके जो कि सरकार के साथ वार्ता करने में इच्छुक था, राइट। और इसी की वार्ता, मतलब नागालैंड एज अ स्टेट वाज एन आउटकम ऑफ दिस सेकंड नागा अकॉर्ड, राइट। 16 पॉइंट जो एग्रीमेंट था इसके आउटकम पे ही वो बना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, मतलब एड मिलेगी, ग्रांट्स मिलेंगे आपको फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ नागाज। ग्रेटर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंश्योर किया जाएगा, लोकल बॉडीज में, मैटर्स में जो नागा ट्राइब के कल्चर एट्रीब्यूट्स हैं उनको सिक्योर रखा जाएगा। शिलोंग अकॉर्ड 1975 जो तीसरा नागा अकॉर्ड था, एनएनसी अंडर जेड ह्यूरे साइन शिलोंग अकॉर्ड। इन्होंने तो साइन कर दिया, लेकिन जो अदर लीडर्स थे आइसेक, मोविया एंड खापलांग वो विरोध में थे। अभी आप सोचेंगे 75 में क्यों? ऑलरेडी लॉस ऑफ बेसिस हो चुका था ईस्ट पाकिस्तान में, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में बैठकर भी ये अपने एक्शंस करते थे। तो अब इनके खुद के बेसिस वहां से साफ होने लग गए थे। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से क्योंकि द पॉइंट इज, जब ये ईस्ट पाकिस्तान था तो ईस्ट पाकिस्तान को आप ये समझिए कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी में एक बहुत बड़ा खतरा था ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वाज बीइंग यूज्ड बाय पाकिस्तान टू हार्बर टेररिस्ट ग्रुप्स अगेंस्ट इंडिया। अब जैसे ही 1971 में बांग्लादेश बन गया, और बांग्लादेश में जो सरकार बनी वो भाई प्रो इंडिया सरकार थी, तो वो इन्हें टिकने दे रही थी क्या? नहीं। तो इनके बेसिस का वहां से सफाया होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ऐसे में फिर जब वो वीक फ्रंट पे होंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो बातचीत करेंगे। तो ऐसे में फिर ये बातचीत करने लग गए। तो इन्हें तो समझ में आ गया था कि कांस्टेंट प्रेशर बन रहा है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का, और बांग्लादेशी फोर्सेस इनके साथ हैं, तो अब हमारा क्या होगा। लेकिन 3 लीडर्स जो हैं वो अलग हो गए नागा रिबल मूवमेंट के, और उन्होंने अपनी एनएससीएन बना ली। इन्होंने कहा हम तो नहीं मानेंगे हार, हम यहाँ नहीं तो हम म्यांमार में छुप के एक्शन करेंगे, अदर पहाड़ियों में छुप के एक्शन करेंगे, अदर हिली एरियाज में। तो यहाँ पर एनएससीएन अलग से काम कर दे रही है। कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, जो ऑटोनोमस एरिया की बात कर रहा था, 4 सितंबर 2021 को 1000 के आसपास जो आर्म्ड कार्डर्स थे, मिलिटेंट्स थे, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वो शामिल हो गए। तो ये 2021 में भारत सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको इस पे क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट। तो फिर मिलते हैं